इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय भाग 9, जिसमें हम प्रचार की कला कि नाज़ी शासन किस तरह प्रचार अपना करता था उसके बारे में देखो। नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका जबरदस्त फायदा उठाया। जितना मतलब बोलते हैं ना, फूक फूक का कदम रखना, तो वैसा काम किया था। भाषण देने में तो हिटलर आगे था ही, मीडिया को भी नियंत्रण में रखने का भी उसका काम बहुत बेखूबी था। उन्होंने अपने तौर तरीके को बयान करने के लिए, बताने के लिए लोगों को शब्द इजाद किए थे। वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाला शब्द था, नया नया शब्द था और वही वो बोलता था। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि वो दो शब्द का इस्तेमाल ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, जितना भी हत्या था विशेष व्यवहार बोलते थे उसको। अंतरिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में था। यूथेनिजा विकलांगों के लिए, चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों के वाक्य मतलब उनको व्यक्त किया गया था। इक्वेशन खाली करने का आशय था, लोगों को गैस चेंबर में ले जाना खाली करवाकर। क्या आपको मालूम है गैस चेंबरों को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था कि वहां पर जाओ तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। संक्रमण मुक्ति क्षेत्र याद करना, इस पे जरूरत आपको क्लास में पड़ सकती है। गैस चेंबर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फुहारे भी लगे होते थे। शासन के लिए समर्थन हासिल करना और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों और रेडियो पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तेहार पर्चों का खूब सहारा लिया गया था। मतलब जितना हो सके उसका इस्तेमाल अच्छे से किया गया। डिजिटल मीडिया का, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उस समय था हिटलर के पास। जहां पर गाड़ी नहीं हुआ करते थे वहां पर सोने का गाड़ी रखता था, एकदम सुनहरी सोना का गाड़ी पर चलता था हिटलर। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था कि वो शैतान है। समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर और पद भ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था कि समाजवादी और उदारवादी अपने पद से भ्रष्ट हैं, वैसे ही रूप में उनको सामने लाया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में, जितने भी प्रचार फिल्म थे उनमें यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल जू, अक्षय यहूदी, इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी, सबसे खतरनाक फिल्म था। परंपरागत यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था, अलग अलग प्रकार के, चाहे गलत हो चाहे सही हो। ऐसे तो गलत में ही उसको पेश किया जाता होगा। उन्हें दाढ़ी, ये दाढ़ी जिसको हम लोग बियर्ड बोलते हैं, दाढ़ी बढ़ाने और कफ्तान जिसको बोलते थे चोगा, कफ्तान पहन, यहाँ पर चोगा का मतलब समझ लो एक कपड़ा होता था, पहने दिखाया जाता था। जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना असंभव था। मतलब कोई फर्क ही नहीं किया जा सकता था, ऐसा वो लोग ड्रेस पहनते थे, एक ही जैसा कपड़ा पहनते थे, एक ही जैसा दिखते भी थे, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे में काफी घुले मिले हुए थे, काफी मतलब एक जैसे ही थे। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छछूंदर समझते हो ना, तो छछूंदरी जीवों से की जाती थी। उनकी तुलना किसका? यहूदियों की तुलना। नाज़ीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला।
उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान से नात्सीवाद का सामाजिक आधार पैदा हो गया। नात्सीवाद का सामाजिक आधार इसी के आधार पर पैदा हुआ कि लोगों के मन में अवांछित लोगों के लिए उनके मन में गुस्सा और नफरत को पैदा कर दिया गया। नात्सियों ने आबादी के सभी किस्सों को आकर्षक करने के लिए प्रयास किए। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नात्सी ही हल कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं हल कर सकता है। ये देखो मोटा एगो तरबूज बैठा हुआ है यहाँ पे। 28 यहूदियों पर हमला करता एक नात्सी पोस्टर। चित्र के नीचे दी गई पंक्तियां जो लिखा गया है, देखो चित्र के नीचे, वो तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये जर्मनी भाषा में लिखा गया है। पैसे की यहूदी का भगवान है। पैसा ही यहूदी का भगवान है। पैसे के लिए वह भयानक अपराध करता है। वह तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक नोटों से भरे बोरे पर न बैठ जाए। जब तक कि वह पैसा का राजा न बन जाए, तब तक उनको पैसा कमाने की भूख थी। जर्मन किसान, तुम सिर्फ हिटलर के हो क्यों? यह सवाल था। आज जर्मन किसान दो भयानक पट्टों के बीच में पीस रहे हैं। एक बड़ा अर्थव्यवस्था जो अमेरिका का है, एक छोटा अर्थव्यवस्था जो बेल्सिज्म का है, मतलब उन्हीं के नात्सीवाद का है। बड़ा पूंजीवाद और बेल्सिज्म दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर काम करते हैं। ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं और विश्व यहूदीवाद की महायोजना को लागू कर रहे हैं। किसानों को इन खतरों से कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रीय समाजवाद ही बचा सकता है। 1932 में छपे एक नात्सी पर्चे से ऐसा चित्र उस समय छपा हुआ था, अभी का नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण तिथि है, देख लो। 1 अगस्त 1914 पहला विश्व युद्ध। 9 नवंबर 1918 जर्मनों ने घुटने टेक दिए, युद्ध समाप्त। 9 नवंबर 1918 वाइमर गणराज्य की स्थापना के ऐलान। 28 जून 1919 वर्साई की संधि। 30 जनवरी 1933 हिटलर जर्मन का चांसलर बनता है। 30 जनवरी 1933 को। 1 सितंबर 1939 जर्मन का पोलैंड में घुसना, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। 1 सितंबर 1939 हो गया। 22 जून 1941 जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुसती है। 23 जून 1941 यहूदियों का कत्लेआम शुरू। 8 दिसंबर 1941 अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। 27 जनवरी 1945 सोवियत फौजें ऑस्विट्स को मुक्त करती है। क्या लिखा है? ऑस्विट्स को मुक्त करता है। 28 मई 1945 यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय। यूरोप में मित्र राष्ट्र आकर जीत गए थे। आगे देखते हैं आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। आम जनता के खिलाफ और मानवता के खिलाफ अपराध कितना किया गया था हिटलर के तरफ से। नात्सीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही, ये जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग नात्सी शब्द भंडार और धुआंधार प्रचार जो हो रहा था उसके शिकार हो गए। जिस तरह हिंदुस्तान में भी शेयर मार्केट का प्रचार बहुत ज्यादा हो रहा है और लोग सबसे ज्यादा बर्बाद शेयर मार्केट में ही हो रहे हैं। पैसा कमाने वाला तो पैसा कमा लिया, बीच में फंस गए गधे लोग जो उसमें पैसा लगा रहे हैं। दुनिया को नात्सी नजरों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नात्सी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से सम्मान हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था कि हमारे इतना हो गया, ऐसे हो गया। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों
के बाहर निशाना लगा दिया, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित किया गया और सूचित कर दिया जाता था। उन्हें पक्का विश्वास था कि नात्सीयवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नात्सी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नात्सीयवाद का जमकर विरोध किया। लेकिन जर्मन आबादी एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य दर्शन उदासीन साक्षी बना हुआ था और देख रहे थे। देखने के अलावा क्या कर सकते हैं? लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नात्सीयवाद का विरोध करने से डरते थे, क्योंकि हिटलर था, बापू था उस समय हिटलर सब किसी का। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर लेते थे और आंख फेरकर चले जाते थे। ज्यादा बेहतर आंख फेरकर चल देना ही बेहतर मानते थे वो लोग। उसके बाद आते हैं पादरी, जो जिसको फादर बोलते हैं। पादरी और जिनका नाम था, पादरी का एक था पादरी निम्योलर ने नात्सियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नात्सीय साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह से निर्मम और संगठित जुल्म किया जाता है, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गेस्टापो की दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा, मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा। देखो क्या लिखते हैं। पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेटिक को ढूंढते आए, मैं सोशल डेमोक्रेटिक नहीं था, इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। और फिर मैं यहूदियों को ढूंढते आए, और फिर वो लोग यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी भी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वह मेरे लिए आए तो वहां कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। ये बॉक्स देख सकते हैं आप। क्या नात्सियों द्वारा सताए गए लोगों के प्रति हमदर्दी का अभाव केवल दहशत की वजह से था? लॉरेंस रिस का कहना था कि यह मानना गलत होगा। लॉरेंस रिस ने हाल ही में अपने वृत्तचित्र द नात्सीज, जिसका नाम था ए वार्निंग फ्रॉम हिटरसी, के लिए तरह तरह के लोगों से बातचीत की थी। इसी सिलसिले में उन्होंने एर्ना कर्त्यस के सभी बातों की, जो 1930 के दशक में किशोरी क्या बच्ची लड़की थी, 14 साल के करीब में किशोरी थी और अब दादी बन चुकी है। पहले किशोरी थी, अब दादी बन चुकी है। एना ने रसी से कहा, छोड़ो ये सब पढ़ने वाली बात नहीं है। नात्सी जर्मनी में यहूदियों का महसूस करते थे वहां पे, यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। जैसे में शाटल बेराट ने अपनी डायरी में लिखा कि लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। वो एक लोगों का सपना जो था उसको चोरी छिपे उन्होंने लिखा। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को हिला कर रख देने वाला, झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम था थर्ड राइख फॉर ड्रीम्स। इसमें शार्लेट ने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नात्सियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ी छवियों पर यकीन करने लगे थे। करना ही पड़ेगा, नहीं करने का गुंजाइश ही नहीं था। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई
बाल और आंखें काली और यहूदियों जैसे शकल सूरत और चाल ढाल देखने लगी थी, और उन लोगों को दिखने भी लगा था कि भैया अब बदल रहा है। नाज़ी प्रेस में यहूदियों को जो छवियां और तस्वीरें छपती थी वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। ये छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते थे। कुछ लोग थे कि गैस चैम्बर में जाने से पहले डर के मारे मर जाते थे। डर बहुत खराब चीज होता है। अगर आपको महीना दिन बोला जाना कि तुमको फ्रिज में बंद करेंगे, फ्रिज में बंद करेंगे, फ्रिज में बंद करेंगे, तो फ्रिज अगर बंद भी रहा ना तो फ्रिज में आपको बंद करते आप मर जाओगे। ये दिमाग का पावर है। एक तरह समझ लो डर, एक तरह से डर ऐसा समा जाता है कि कुछ भी करवा सकता है। कभी कभी किसी को पानी का डर रहता है, उसको पानी में फेंक दो मर जाएगा, डालते मर जाएगा। अथाह पानी में फेंक दो तो उनका तो भैया हालत खराब, अब क्या होगा, ऐसा ही हालत खराब हो जाएगा। इसके अगले भाग में पढ़ेंगे महाध्वंस होलोकॉस्ट के बारे में जानकारियां, जिसमें इंग्लिश में होलोकॉस्ट बोलते हैं, कि कैसे महाध्वंस हुआ था। उस समय बहुत सारे लोगों को मारा गया था। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं डाउट हो तो फीडबैक भी दे सकते हैं।